अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। लड़की की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। हैरत और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने जो ही ऊपर निगाह उठाकर देखा तो मैं दंग रह गया। एक निहायत हसीन और जमील और खूबसूरत लड़की ऊपर मुंडेर पर सर झुकाए खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें बहुत चमकदार और भली लग रही थी। लड़की फिर बोली, कौन हो तुम नौजवान और कहां से आ रहे हो? बोलो, कौन हो तुम? मैं मकान की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। वो फिर पूछने लगी, मकान की दीवार के साथ टेक क्यों लगा कर खड़े हो? कहीं चोरी का इरादा तो नहीं? उसने हंसकर कहा, मगर तंजिया अंदाज में, वो जी मैं अरे क्या मैं की रट लगा रखी है? कहीं चोर उचक्के तो नहीं तुम? नहीं जी, मैं चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक कर इधर आ निकला था। फिर हमारी दीवार के साथ टेक लगाए क्यों खड़े हो? बस जी दिमाग काम नहीं किया, समझ नहीं आ रही थी कि रास्ता किधर है। मैं दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा। एक मुसीबत से निकलकर रात के वक्त उस पहर भागा था, मगर इतनी रात गए ये लड़की अपने छत पर क्या कर रही थी, ये बात मुझे अजीब सी लग रही थी। वो लड़की फिर बोली, अच्छा मुसाफिर हो, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे एकदम से धर्मपुरा का नाम ही जहन में आया। मैंने कहा, मुझे धर्मपुरा जाना है, मगर रास्ता नहीं मिल रहा। अचानक मेरे जहन में उसी गांव का नाम आया जिससे मैं निकलकर भागा था। लड़की कहका लगाकर बोली, अरे धर्मपुरा से आए हो और वापस धर्मपुरा जाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कैसे मालूम था कि मैं धर्मपुरा से आया था? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं धर्मपुरा से आया हूँ? आखिर मेरा सवाल मेरी जुबान पर आ ही गया। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें धर्मपुरा की तरफ से आते हुए देखा है। ओ अच्छा, मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर मुझे नहीं मालूम, रात का अंधेरा है, बस इसीलिए रास्ता भटक गया। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैंने कहा तो लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, फिलहाल रात का अंधेरा है, रास्ता समझाना तो बहुत मुश्किल है और रात के अंधेरे में सफर काटना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। रास्ता तो मैदानी है, लेकिन इस रास्ते पर कुछ जगह घना जंगल भी आता है, न जाने कैसी खौफनाक चीजें। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम्हें रात अपने घर पर जगह दे सकती हूँ, मगर मैं तो खुद लड़की हूँ। एक नौजवान को घर में रखना मेरे लिए मुश्किल काम है। मेरे घर वाले नीचे सो रहे हैं। मैंने कहा, तुम इतने रात गए अकेली छत पर क्या कर रही हो? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल घबरा रहा था, इसलिए हवाखोरी के लिए छत पर आ गई। अच्छा अजनबी, मैं तुम्हारे साथ इतनी नेकी कर सकती हूँ कि तुम ऊपर छत पर आ जाओ, रात यहीं गुजार लो, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। देखो, यूं वीराने में भटकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं उसकी पेशकश पर गौर करने लगा। मैं तो यही चाहता था। मैं इस वीरान रास्ते पर वाकई खौफजदा हो गया था। बहुत दूर न जाने क्यों ये मकान बिल्कुल अकेला खड़ा था। मुझे अब उसकी बात पर थोड़ा बहुत हौसला मिला और मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने छत पर ही रात गुजारने की जगह दे दो, सुबह का उजाला फैलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वो कहने लगी, अच्छा तुम ठहरो, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। और उसका चेहरा मुंडेर से एकदम गायब हो गया। मैं अभी छत की तरफ देख ही रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मैं बहुत हैरान हुआ। पलक झपकते में वो लड़की दरवाजे पर कैसे आ गई, मगर वो मेरे सामने मौजूद थी। आ जाओ नौजवान, अंदर आ जाओ। मैं एकदम ख्यालों की दुनिया से वापस आया और आगे बढ़ा। मकान के अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि अभी सर्दी ज्यादा नहीं शुरू हुई थी, मौसम खुशगवार था, अभी सर्दी का आगाज ही था। बस यूं कह लीजिए कि खुशगवार मौसम था, मगर मकान के अंदर न जाने क्यों बहुत ठंड सी महसूस होने लगी। लड़की ने मेरे अंदर दाखिल होने पर दरवाजा बंद कर दिया। मकान में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इस मकान में लड़की के अलावा कोई ना हो। लड़की ने मुझे अपने हाथ के इशारे से खामोश रहने का इशारा किया और अपने पीछे आने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। सामने सहन था और साथ ही सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। मैं हैरान था कि वो पलक झपकते में दरवाजे पर कैसे आ गई। हालांकि दरवाजे पर आने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। हो सकता है बहुत तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरी हो। मैं उसके साथ यही सोचता हुआ छत पर चढ़ने लगा। छत पर आते ही लड़की कहने लगी, अच्छा तुम धर्मपुरा में क्यों जाना चाहते थे? मैं कुछ काम से आया था, किसी से मिलना था। अच्छा तुम काम क्या करते हो? वो पूछने लगी। बेरोजगार हूँ, काम की तलाश में हूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। लड़की हंसकर बोली। फिर कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगी? बस यूं ही अपनी मालूमात के लिए पूछ रही थी। मेरा नाम अजीम है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगी, मेरा नाम गुल है।
फिर अचानक पूछने लगी, क्या तुमने खाना खाया? मुझे वाकई भूख महसूस हो रही थी। मैंने कहा, नहीं, खाना तो नहीं खाया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। इतना कहकर वो सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। मैं दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करने लगा। एक अजनबी लड़की होकर उसने मुझे अपने घर में पनाह दी, वरना इस वक्त मैं न जाने कहाँ भटकता रहता। रास्ता वाकई वीरान था। उधर चौधरी साहब को और मुंशी मोहम्मद खान को जब मेरे भागने की इतला मिलेगी तो जरूर मेरे पीछे किसी को दौड़ाएंगे, या मुमकिन है हो सकता है मेरा पीछा छोड़ दें। शायद मैं उनके लिए इतना अहम ना हूं, मगर जिस तरह फहमीदा उनके साथ कोई खेल खेल रही थी, हो सकता है वो मुझे उसका कारिंदा समझकर पकड़ने की अपनी सी पूरी कोशिश करें। बस मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था और वो दोबारा वापस मेरे सामने खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। वो थोड़ी सी देर में रोटी लेकर भी आ गई थी। उसके कंधे पर एक कपड़ा सा लटक रहा था और उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो मुझे कहने लगी, मेरे कंधे से कपड़ा उतारो और नीचे फर्श पर बिछाओ। मैंने फौरन उसके कंधे से कपड़ा उतारा और नीचे फर्श पर बिछा दिया। चलो अब जल्दी से जूते उतारो, इस पर बैठ जाओ। वो मुझे किसी बच्चे की तरह हुक्म देने लगी। मैंने फौरन जूते उतारे और उस कपड़े पर बैठ गया। उसने मेरे सामने खाने की ट्रे रखी। खाने की खुशबू और खाने की लज्जत महसूस होने लगी थी। खाना वाकई मजेदार था। मैंने पेट भर कर खाया और वो मुझे दिलचस्पी से खाना खाते हुए देखती रही। मैं बड़ा हैरान था कि वो इतनी जल्दी मेरे लिए खाना कैसे ले आई। ये तो मुझे मालूम था कि खाना उनके घर पहले से बना हुआ था, मगर फिर भी गर्म करके लाने में कुछ टाइम तो लगता था। खैर, मुझे आम खाने से गर्ज थी, पेड़ गिनना मेरा काम नहीं था। खाने के बाद मुझे प्यास लगी तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए पानी के बजाय अनार का शरबत लाई हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। इस वक्त वो मेरे लिए अनार का शरबत कैसे ले आई? मगर मैंने जब पानी का बर्तन उठाकर मुंह से लगाया तो जायका चखते ही मुझे अजीब सी हैरत हुई। वो वाकई बेइंतहा मजेदार अनार का शरबत था। मैं गटागट सारा पी गया। उसने वाकई मुझे बेहतरीन खाना और शरबत दिया था। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा और फिर मेरे मुंह से अल्फाज निकले, गुल, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ना सिर्फ अपने घर में मुझे पनाह दी बल्कि इतना अच्छा खाना भी दिया। वो हंसकर कहने लगी, ये मेरा फर्ज था। आज की रात तुम मेरे मेहमान हो, फिर न जाने कब मुलाकात हो। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर हम काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ उस मकान में कौन रहता था। वो कहने लगी, मेरे मकान में सिर्फ मेरे माँ बाप रहते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बाप क्या काम करता है? कहने लगी, कुछ नहीं करते, बस घर पर ही रहते हैं। पहले खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठ गए हैं। बस कुछ जमीन है जिससे उन्हें कुछ आमदन हो जाती है। खैर, मुझे वो इस वक्त बड़ी पुरस्कार लग रही थी। जिस तरह उसने दरवाजा खोला और मेरे सामने खाना रखा, बड़ी अजीब सी बातें थी, लेकिन बहरहाल जो भी था वो मुझ पर बुरी तरह मेहरबान थी। उसकी इतनी हैरत अंगेज फुर्तियां देखकर मैं दिल ही दिल में हैरान भी था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, ये कहीं कोई डाइन या चुड़ैल ना हो। फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसके पाँव की तरफ देखा, मगर उसके पाँव बिल्कुल सीधे थे। मुझे तसल्ली हो गई। उसका सफेद लिबास इस रात में बहुत अजीब सा लग रहा था। रात बहुत ज्यादा चांदनी भी नहीं थी, मगर इतनी ज्यादा अंधेरी भी नहीं थी। और इस रात में हम दोनों छत पर घूम रहे थे। खाना खाने के बाद हम काफी देर तक छत पर चहलकदमी करते रहे और वो मेरे साथ बातें करती रही। मैं हैरान था, अगर मैं अकेला उस छत पर घूम रहा होता तो मुझे बहुत खौफ आता, मगर वो कैसी बहादुर लड़की थी कि इतनी अंधेरी रात में इस वीरान मकान की छत पर ऐसे घूम रही थी कि जैसे वो शहर के बीचों बीच कोई मकान हो। इर्द गिर्द दूर दूर तक जमीनें और खाली खेत नजर आ रहे थे और कुछ भी नहीं था, मगर उससे खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, देखो गुल, तुम्हें क्या डर नहीं लगता? वो हंसकर कहने लगी, डर कैसा, ये मेरा अपना घर है, मुझे डर क्यों लगेगा? मगर फिर भी देखो ना, चारों तरफ कैसा सन्नाटा और खामोशी और वीरानी है। और बड़ी अजीब बात है कि तुम्हारे हमसाये में इर्द गिर्द कोई घर भी नहीं है। यूं लगता है तुम्हारा घर काफी अरसे से अकेला ही यहाँ मौजूद है। वो कहने लगी, हाँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे वालिदैन ने गांव से बाहर इतनी दूर क्यों घर बनाया? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई और फिर कहने लगी, मजबूरी थी, गांव वालों ने किसी दुश्मनी की बिना पर मेरे माँ बाप को गांव से निकाल दिया। हमारी थोड़ी सी अपनी जमीन थी, फिर मेरे वालिद ने यहीं पर अपना घर बना लिया। वैसे हमारे गांव में भी हमारा घर था, वो सामने तुम रोशनियां देख रहे हो। उसने दूर गांव की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, हाँ, बस वहीं हमारा घर था। छोड़ो, ये बहुत पुराना किस्सा है। न जाने क्यों जिक्र करते करते उसके चेहरे पर उदासी फैल गई
और फिर हम काफी देर तक बातें करते रहे। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। वो बार बार मेरी तरफ देखती और बड़े गौर से देखती, और फिर एक आध मर्तबा तो उसने साफ लफ्जों में इस बात का इजहार भी किया कि तुम बहुत खूबसूरत नौजवान हो, और मैं उसकी बात पर शर्मिंदा सा हो गया। फिर कहने लगी, तुम शर्माते बहुत हो। मैंने कहा, हाँ बस तुमने बात ही ऐसी की। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब दिन का उजाला फैलने का वक्त करीब आ रहा था, मगर अभी रात की स्याही फैली हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, बस अब थोड़ी देर में उजाला फैलने वाला है, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे वालिदैन जाग गए तो फिर मेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। वो मुझे लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गई और दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर निकला। मैंने आसमान की तरफ देखा, बस सुबह होने ही वाली थी, और साथ ही उसने मुझसे कहा, ठीक है अब तुम जाओ, खुदा हाफिज, और मुझे याद रखना, मुझे भूल मत जाना। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं। वो फिर कहने लगी, बस जाओ, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्योंकि आज रात न जाने क्यों तुमसे मुलाकात और तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर आखिर तुम्हें जाना है, तुम मुसाफिर हो। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम जहां भी जाओ तुम कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ। इसके साथ ही मैंने खुदा हाफिज कहा। वो मुझे खड़ी देखती रही और मैं वापसी की तरफ मुड़ लिया। दूर गांव की मस्जिद से मध्यम सी अजान की आवाज आने लगी। मेरा बेख्तियार दिल चाहा कि मैं उसे एक बार फिर देखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो अभी भी दरवाजे में खड़ी मुझे देख रही होगी। मैंने जो ही पीछे मुड़कर देखा, मैं हैरत से तंग रह गया। पीछे कोई मकान नहीं था, ना ही मकान था, ना ही गुल और ना ही कुछ। दूर दूर तक खेत नजर आ रहे थे, खुला और वीरान इलाका। ऐसे लगता था जैसे वहां कभी कोई मकान था ही नहीं। मैं हैरत से दंग रह गया और खौफ से मेरा रंग पीला पड़ गया। ओ मेरे खुदा, ये क्या राज है। चल भाग अजीम, यहाँ से भाग, मैंने दिल ही दिल में कहा, और फिर मैंने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव की मस्जिद से अभी भी अजान की आवाजें आ रही थी और मैं सरपट गांव की तरफ भागता चला जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पर लग गए हों। मुझे अपनी रफ्तार कम नहीं करनी थी, मैं बस भागता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे मौत लगी हो। इसका मतलब है कि गुल कोई इंसान नहीं थी, वो कोई और ही मखलूक थी। मैंने खुद उसके साथ वहां छत पर रात गुजारी, खाना खाया, और उसने मुझे बहुत उम्दा अनारों का शरबत भी पेश किया, और मैं उसके छत पर घूमता रहा और सारी रात उससे बातें भी की। फिर उसने मुझे खुदा हाफिज कहा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसका कोई वजूद ही नहीं था। वहां ऐसे ही वीरान खेत खड़े थे, जैसे वहां पर कभी गुल का मकान और गुल कभी थी ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हुआ? मुझे यकीन हो चला था कि वो कुछ और ही मामला था। दौड़ते दौड़ते मैं गांव में दाखिल हो गया। दूर से गांव के कुत्ते देखकर मुझे भौंकने लगे, मगर मैं दौड़ता ही चला जा रहा था। फिर गांव की कच्ची गलियों में दाखिल हुआ और दूर से मुझे मस्जिद के आसार नजर आए। छोटी सी मस्जिद थी। मैं भागता भागता मस्जिद के जोड़ी पर पहुंच गया और मस्जिद के दरवाजे पर गिर पड़ा। मस्जिद में इक्का दुक्का नमाजी दाखिल हो रहे थे। एक नमाजी ने मुझे वहां गिरते हुए देखा तो आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया, और फिर उसने अंदर किसी को आवाज दी। अंदर से एक और नमाजी दौड़ता हुआ आया और दोनों मुझे उठाकर मस्जिद में ले गए। फिर उन्होंने मेरे जूते उतारे और मुझे अंदर मस्जिद की सफ पर लिटा दिया। फिर एक आदमी दौड़ता हुआ गया और पानी का गिलास ले आया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और इस दौरान मौलाना साहब भी वहां आ गए। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई? मौलवी साहब कोई अजनबी है, कहीं दूर से भागता हुआ आया है। मौलवी साहब गौर से मुझे देखते हुए कहने लगे, क्यों भाई, कहाँ से आए हो और कौन तुम्हारे पीछे लगा है? कहीं तुम चोर उचक्के तो नहीं? एक और आदमी मुझे गौर से देखते हुए मशकूक अंदाज में बोला। मौलाना साहब उसे टोकते हुए बोले, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते। फिर मुझे होश में आता देखकर सब ने मुझे यही मशवरा दिया, मौलवी साहब इसे थोड़ी देर के लिए लिटा दें, नमाज का टाइम हो रहा है, पहले नमाज हो जाए फिर इसके बारे में सोचेंगे। और फिर वो सब लोग मुझे वहीं लिटाकर खुद नमाज पढ़ने लगे। थोड़ी देर में नमाज खत्म हुई तो दोबारा सब मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। एक दो नमाजी फिर अपने अपने घरों को चले गए और फिर आखिर में मौलाना साहब और दो नमाजी मेरे पास बैठ गए और मुझसे पूछगिछ करने लगे। इतनी देर में मेरे हवास बहाल हो चुके थे। मैंने उन्हें बताया कि गांव में बाहर एक मकान पर मुझे एक लड़की मिली। मैं एक मुसाफिर हूं और एक गांव से आ रहा था। रास्ते में देर हो गई और रास्ता भटक गया। फिर मैंने उन्हें वो जगह बताई जहां मुझे वो मकान मिला था। मौलवी साहब और वो नमाजी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कहने लगे, मियाँ क्या तुम्हें यकीन है कि वहां तुम्हें मकान और वो लड़की नजर आई? जी मौलवी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहां बिल्कुल ऐसा ही था। उस लड़की ने मेरी खूब खातिर तवाज़ो की, मुझे खाना भी पेश किया
और मुझे बहुत उम्दा अनारों का शरबत भी दिया। मगर जब मैं उससे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकला और इधर से अजान की आवाज़ शुरू हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मकान और लड़की दोनों गायब थे। मौलवी साहब मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, मियाँ लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हारी बात दुरुस्त है। वो दोनों नमाजी भी मौलवी साहब की तरफ देख रहे थे। कहने लगे, मौलवी साहब खुलकर बताइए क्या मामला है। मौलवी साहब कहने लगे, परवेज मियाँ मुझे लगता है ये उसी पिछल पैरी की सारी कारस्तानी है। वो नमाजी जिसका नाम परवेज था हैरत से मुंह खोले देख रहा था और फिर कहने लगा, क्या मतलब मौलवी साहब? अरे भाई परवेज, तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो। मैं तुम्हें खुलकर बता रहा हूँ और तुम बार बार पूछते जा रहे हो कि क्या। तुम जानते हो कि हमारे गांव को कई सालों बल्कि कई दहाइयों से उस पिछल पैरी के अजाब का सामना है। जो गांव के कब्रिस्तान के परे डेरा बनाए बैठी है वहीं उसका मस्कन है। हम गांव के लोग तो उससे होशियार रहते हैं और रातों को आते जाते नहीं, मगर ये नौजवान रात के इस पहर रास्ता भटक कर आ निकला और उस दौरान उसकी मुलाकात उससे हो गई। मुझे यकीन है कि ये वही पिछल पैरी है और इसने ही इस नौजवान को वहीं देखकर रोक लिया और इसके सामने एक मकान खड़ा कर दिया। ये तो उसे एक इंसान ही समझा और उसका मेहमान बना, मगर मुझे लगता है कि उसे ये नौजवान पसंद आया। अब मुझे यकीन है कि वो इस नौजवान का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। लेकिन मौलवी साहब, मैं तो वहां से भाग आया, अब तो मुझे कुछ नहीं नौजवान, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो पिछल पैरी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। तुम इसी गांव में भटकते रहोगे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम ये आजमा कर देख लो, तुम इस गांव से नहीं जा सकोगे। अब तुम्हें उस पिछल पैरी के अजाब का शिकार होना पड़ेगा या फिर उससे मुकाबला करने पड़ेगा। उससे जान छुड़ाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस गांव में उसका सहर नहीं चल सकता। आज से कई साल पहले हमारे गांव के एक नेक बुजुर्ग ने इस गांव के आगे पीछे हिसार बना दिया था। वो पिछल पैरी इस गांव में तो अपना वार नहीं चला सकती, मगर यूं ही तुम गांव से बाहर निकलोगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वैसे नौजवान, तुम आए कहां से हो और तुम्हें जाना कहां है? उसी नमाजी जिसका नाम परवेज था मुझसे पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं धर्मपुरा एक आदमी से मिलने आया था, वहां से मैं वापस अपने घर जा रहा था। बस उस गांव से निकलते हुए मुझे रात हो गई और फिर मैं रास्ता भटक गया और इस गांव की तरफ आ रहा था कि बस रास्ते में मुझे वो मकान नजर आया। मौलवी साहब मुझे गौर से देखते हुए पूछने लगे, अच्छा मियाँ, तुमने जाना किधर है? मैंने उन्हें फिरोज नगर का नाम बताया। कहने लगे, ठीक है, सुबह होने वाली है, तुम्हें नाश्ता वगैरह दिया जाएगा, इसके बाद तुम इस गांव से निकलने की कोशिश करना। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम यहाँ से निकल पाओगे। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर वो मुझे दिलासा देकर वहां से चले गए। मस्जिद में पंखा चल रहा था, मौसम खुशगवार था। उन्होंने मुझे कहा कि आप आराम से यहाँ लेट जाओ, थोड़ी देर में आपके लिए नाश्ता आ जाएगा। और फिर वो नमाजी और मौलाना साहब वहां से चले गए। मैं मस्जिद में ही लेटा रहा, पंखा चल रहा था और मुझे सुकून की नींद आने लगी। जिस वक्त मैं उठा उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। मौलवी साहब मेरे करीब बैठे थे। मुझे उठते हुए देखकर कहने लगे, मियाँ, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए थे, मगर तुम गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें उठाएं। लो मियाँ, अब तुम्हारे लिए दोबारा नाश्ता मंगवा देते हैं, उन्होंने कहा और उठकर बाहर चले गए और फिर वापस आए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी खाने की ट्रे उठाया आया। उसमें नाश्ता था, गांव का बना हुआ मजेदार नाश्ता, जिसमें पराठे, साग और दूध वगैरह था। मैंने खूब डट कर नाश्ता किया। मौलाना साहब कहने लगे, मियाँ तुम काम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि बेरोजगार हूँ मौलाना साहब। धर्मपुरा में एक आदमी के पास इसी सिलसिले में आया था कि वो मुझे कोई रोजगार दिला दे। मौलवी साहब कहने लगे, अच्छा चलो मियाँ, मेरी दुआ है कि तुम्हारा काम बन जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम हिफाजत के साथ इस गांव से निकल जाओ। बेटा, जिंदगी और जान बच जाए तो नौकरियां भी मिल जाएंगी और सब कुछ मिल जाएगा। मौलवी साहब की बात सुनकर मैंने कहा, जी मौलवी साहब, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया। फिर मैं कुछ देर वहां बैठा रहा और मौलवी साहब कहने लगे, मियाँ अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो मैं तुम्हें गांव से बाहर तक छोड़े आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से बाहिफाजत चले जाओगे, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल डरता है। आज से कई साल पहले के वाकयात मेरी निगाहों के सामने घूम रहे हैं। ये पिछल पैड़ी बड़ी खतरनाक है। गांव के नौजवान लोग तो इस बारे में नहीं जानते, मगर हम चंद पुराने लोग इस वाक़े के बारे में जानते हैं कि उसने किस तरह गांव वालों का जीना दूभर कर रखा था। अब काफ़ी अरसे से गांव वाले रात देर से वापस ना गांव आते हैं और ना ही कहीं जाते हैं।
हमने इस गांव में पाबंदी लगा रखी है कि एक वक्त के बाद कोई गांव से ना बाहर जाएगा और ना आएगा। इस पर सभी सख्ती से पाबंदी करते हैं। ठीक है मौलवी साहब, आप मुझे छोड़ आइए, मैं इंशाल्लाह यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने अपना बैग उठाया और जाने के लिए तैयार खड़ा हो गया। मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे इस तरह मेरी मदद की, मुझे रात भी रखा और नाश्ता भी दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मियाँ, तुम मुसाफिर हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। फिर वो मुझे लिए मस्जिद से बाहर आ गए। गांव की कच्ची पक्की गलियों से होते हुए हम गांव के बैरूनी हिस्से की तरफ आ गए। बाहर लहलाते खेत थे और कई लोग गांव में काम कर रहे थे। कुछ लोग अपने जानवरों को लिए इधर उधर घूम रहे थे और कुछ खेतों में हल चला रहे थे। मुझे गांव के बाहर लाकर उन्होंने कहा मियाँ, वो दूर जो दरख्त देख रहे हो वहां तक हमारे गांव की हद है, उसके आगे तुम्हें कच्ची पगडंडी पर रास्ता मिल जाएगा। आगे एक और गांव है जिसका नाम एहसानपुर है, तुम वहां चले जाना। वहां से तुम्हें कोई ना कोई ऐसी सवारी मिल जाएगी जिससे तुम्हें फिरोज नगर जाने के लिए कोई ना कोई बस या लारी मिल जाएगी। बस मैं तुम्हारी यही मदद कर सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें इस गांव से निकलने का रास्ता ना मिले, मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना, अगर तुम यहीं भटक भटक कर वापस आ जाओ तो फिर तुम वही मस्जिद में चले आना। जाओ, खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। मौलवी साहब ने कहा और हाथ हिलाकर वापस चले गए। मैं उनका दिल से मशकूर था। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत और मेरी बहुत मदद की। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि मैं एक चोर था। अगर वो जान लेते तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करते, मगर मुझे यकीन है कि फिर भी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं होता। लेकिन बहरहाल उनका शुक्रिया। मैं यही सोचता हुआ उस गांव की हद से बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं गांव की हद से बाहर निकला, बाहर दूर दूर तक खेत और दरख्त नजर आ रहे थे। मैं दरख्तों की तरफ बढ़ने लगा। अगर मैंने अपनी आंखों से वो मंजर यानी गुल और उसके मकान वाली जगह ना देखी होती या वो सारा वाकया मेरे सामने ना बीता होता तो शायद मैं इन बातों पर यकीन ना करता। मगर जो उस रात मैं देख चुका था, अब ये बातें मेरे लिए मामूली थी और मैं मान सकता था कि जो कुछ मौलवी साहब ने सुनाया था वो बात सच हो सकती थी। मैं घने दरख्तों की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और मैं खुश था कि मैं उस गांव से बाहर निकल आया हूँ। मैं दरख्तों की तरफ बढ़ने लगा और फिर दरख्तों के दरमियान रास्ते से आगे बढ़ा। जो ही मैं दरख्तों के दरमियान के रास्ते से निकल कर आगे बढ़ा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने वही गांव था, यानी मौलवी साहब का गांव। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वो खेत नजर आए जो उस दिन गुल के घर से गांव की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे। मेरे सामने वही यानी मौलाना साहब का गांव था। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया। ये क्या, कहीं मेरी निगाहें धोखा तो नहीं खा रही? और फिर अगली आवाज जो मेरे कानों से टकराई, उसने मुझे सर के बालों से लेकर मेरे पांव तक लर्जा कर रख दिया। क्यों, क्या हुआ? घबरा गए? मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये 100% उसी लड़की यानी गुल की आवाज थी और मैं वहीं ऐसे खड़ा हो गया जैसे पत्थर का बुत बन गया हूँ और मेरे कदमों में जान न रही हो। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।